Hello, everyone, and welcome to Sambhav Law. In today's session, we have a very interesting candidate who has scored All India Rank 14 in the ALEC PG exam 2024 and also scored a very fantastic All India Rank 15 in the CLAD PG exam as well. So he has cleared both exams in very good distinction. And I would like to welcome him, Bhavik, to the channel. Bhavik, a very warm welcome to the channel. Thank you, sir. Thank you. Namaste, sir. Hello, Namaste. everyone. Yeah, Hmm. so Bhavik, accordingly, please just introduce yourself to the audience, please. आ, मेरा नाम भाविक कौशिक है। मैं दिल्ली से हूँ। मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली से की थी, लेकिन मैंने अपनी एलएलबी देहरादून से करी थी। यूपीएस इंस्टीट्यूट देहरादून में है ये। मैं 2020 पास आउट हूँ। और मैं 2020 से मैं जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो अब 2023 में जाके मैंने एलएलएम का अटेम्प्ट किया। उससे पहले आई वाज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स एलएलएम, लेकिन फिर जुडिशरी के साथ साथ मैंने सोचा एक प्लान बी भी होना चाहिए। तो उसके साथ साथ मैंने एक एलएलएम के लिए तैयारी करी। और ऊपर वाले ने सब सही रखा, रैंक दोनों में अच्छी आई है। हाँ, ये बहुत ही वो तो बहुत ही बढ़िया हाँ है। जी। आप भाभी चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। और सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि सबसे पहले आपने क्लैट का पेपर दिया, तो उसके बारे में अगर बात जी करें कि सर। हाउ वाज दैट पेपर, और पेपर के अंदर पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज आया था फ्रॉम लास्ट हाँ ईयर जी एंड सर। हाँ एवरीथिंग। जी। हाँ हमें जी। सैंपल पेपर्स में कुछ था, इसमें कुछ था। हाउ डिड यू हैंडल दैट होल सिचुएशन? आपका पहला रिएक्शन क्या था और कैसा रहा आपका सब कुछ एग्जाम का जी। थ्रू? सर, मैं भी बाकी बच्चों की तरह एक्सपेक्ट तो वही करके गया था, या तो 12-10 के हिसाब से होगा या तो 20-6 के हिसाब से होगा। लेकिन इस बार 24-5 में, जहां तक मुझे याद है, 24-5 में इन्होंने ला था। तो वही, अगर स्पीड आपकी नहीं थी तो आप नहीं कर पाते। तो होपफुली होपफुली भी और थैंकफुली मेरी स्पीड अच्छी थी रीडिंग की। मैंने इंस्ट्रक्शंस पे देखा। उसके बाद मैंने पेपर खोला। खोलते ही पता लग गया कि इतने 24 में 24 क्वेश्चन है, पांच 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 वाले। तो नंबर ऑफ मार्क्स कम मिल रहे हैं क्वेश्चन में, और टाइम ज्यादा लग रहा है उनको पढ़ने में। तो मैंने देखा नहीं, मैंने कहा जो है वो तो करना ही पड़ेगा, सबके लिए बराबर है। फिर मैंने पहले से लेकर लास्ट तक मैंने पढ़ने शुरू करे। मैंने इधर उधर नहीं करा कि पहले मैं ये वाला करता हूँ फिर बाद में ये वाला करता हूँ। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से और लास्ट क्वेश्चन तक लगाने शुरू कर दिए। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने, जैसे पहली बारी में जब सारे 120 क्वेश्चन करे, मैंने सिर्फ वो मार्क करे ओएमआर में जो मेरे को 100% श्योर था कि यही होंगे। और फिर जिनमें मैं कंफ्यूज था, मान लो अगर दो ऑप्शन में जिनमें मैं कंफ्यूज था, तो वो मैंने मार्क नहीं किया। वो मैंने फिर सेकंड अटेम्प्ट में देखे कि सेकंड अटेम्प्ट में जब दोबारा मैंने चालू किया तब देखा। और थर्ड अटेम्प्ट के मैंने वो रखे थे जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी तो मैंने वो छोड़ ही दिया, फिर मैंने करा नहीं बिल्कुल, क्योंकि मार्क्स एंड चले जाते हैं। बिल्कुल भी श्योर नहीं था मार्क्स के लिए। बात तो है। एंड व्हाट वुड यू हाँ से जी। अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर? सर, डिफिकल्टी, टू बी ऑनेस्ट, मेरा थोड़ा लेबर लॉ एंड कंपनी लॉ थोड़ा वीक है। लेकिन मैंने, जो मेरे फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो 5 कोर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टी, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, एसआरए, लिमिटेशन, ये सब मेरे को जुडिशरी के साथ तैयारी करते करते इनमें मेरा बेस काफी क्लियर था। तो इन सब चीजों से मुझे काफी मदद मिली, क्योंकि काफी क्वेश्चन डायरेक्ट भी थे। जैसे सीआरपीसी का उन्होंने पूछा था कि अगर मैजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेना होगा तो वो कौन से क्लॉज में होगा। 191 बी में है, 191 ए में है। तो क्योंकि मैंने बेरठ में मेरी अच्छी कमांड थी बेसिक सब्जेक्ट्स पे, फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स पे, तो वो मैं कर पाया। और फंडामेंटल नॉलेज ज्यादा टेस्ट हुई थी। हमेशा की तरह यही रहता है, फंडामेंटल नॉलेज वो ज्यादा चेक करते हैं। लगता ऐसा है कि देख के, जब वो सैंपल पेपर आते हैं, कि शायद रीसेंट पे ज्यादा दे देंगे, रीसेंट केस लॉस पे दे देंगे। लेकिन इस बार भी बहुत पुराने पुराने केस लॉस थे। सिर्फ 2-4 ही थे, जहां तक मुझे 3-4 थे केसेस जो अभी रिसेंट थे, जो मेरे को अभी एट द मोमेंट याद आ रहे हैं। बाकी उन्होंने फाउंडेशनल नॉलेज पे ही टेस्ट किया था उन लोगों ने। तो मेरे लिए डिफिकल्टी, मैं अपने हिसाब से जज कर सकता हूँ, किसी और के हिसाब से तो नहीं जज कर सकता। मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था, डिफिकल्टी उस उस बहुत हिसाब ज्यादा से डिफिकल्ट उतनी नहीं था। नहीं थे। हाँ और जी, बेसिकली डिफिकल्टी मेन मेरे बात, लिए इसलिए हो गई क्योंकि, हाँ जी, आप बताओ बताओ। डिफिकल्टी मेरे लिए जहां पर थी वो लेबर लॉ एंड कंपनी लॉ के लिए था। जैसे लेबर लॉज में काफी उन्होंने एक्ट्स पूछे हुए थे, तो वो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो वो मैंने छोड़ ही दिया। मैंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी कि उसमें कुछ अटेम्प्ट भी करूं। तो वो मैंने छोड़ दिया। तो उसकी वजह से मेरा जो डिफिकल्टी मेरे को उस जगह थी। पर मैं उसके लिए प्रिपेयर था पहले से ही। मैंने कहा अगर अगर पहले से मेरे फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स होंगे तैयार, तो उसी से ही मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर मेरा अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर लेबर लॉ और कंपनी लॉ में नहीं भी कर पाता टाइम से, तो वही मेरी अप्रोच थी। तो बेसिकली व्हाट वी कैन टेक, और मतलब इसमें से हम लोग क्या वो निकाल सकते हैं बात कि आपका जो कोर सब्जेक्ट्स है उसकी
तैयारी ने कहीं ना कहीं आपको जी बहुत ज्यादा साथ दिया। एंड जी इवन दो आपके जो जी लीवर था या फिर आपका कंपनी लॉ तैयार नहीं था, इवन दो वो ना होने के बावजूद भी आपने बढ़िया स्कोर इसलिए करा क्योंकि कोर सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं बहुत आपका अच्छे से प्रिपेयर था, जिसने कि आपका कहीं ना जी कहीं बहुत साथ दिया। अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड्स जी द जी एलेट पीजी पेपर, अब एलेट पीजी जब आपने पेपर दिया तो उसका आपका कैसा वो रहा एक्सपीरियंस? सर, एलेट पीजी भी जस्ट एक हफ्ते बाद ही था क्लैट पीजी के। तो पहले दोनों के साथ साथ मुझे देखना पड़ा कि जब मेरे पास ऑप्शन आया कि अब क्लैट पीजी भी भर दिया, एलेट पीजी भी भर दिया है, अब दोनों की डेट भी क्लैश हो रही है, मतलब एक हफ्ते बाद ही है जस्ट। तो उस एक हफ्ते में ही मैंने एलेट पीजी का जितना मैं कर पाया उतने में मैंने किया। लेकिन उससे पहले मैंने अपनी तैयारी दोनों सब्जेक्ट की कंबाइन ही रखी थी, दोनों एग्जाम्स की। उससे पहले मैंने ऐसे बाइफिकेट नहीं किया कि इसमें ये करूंगा या उसमें वो करूंगा। एलेट में जहां तक है थोड़ा और ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन आए थे, जितना मुझे याद है। क्लैट पीजी से ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन आए थे एलेट पीजी में, लेकिन अगर फाउंडेशनल दोनों मेरा क्लियर था, तो फाउंडेशनल अगर आपको क्लियर हो तो ये दोनों पेपर तो नहीं रुकने चाहिए, ये दोनों पेपर तो क्लियर हो जाने चाहिए। वही था। और बाकी काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हुए जिसमें पैसेज में ही आंसर था, एलेट में भी और क्लैट में भी। क्लैट में भी थे ऐसे ही। जो स्टूडेंट्स लेकिन वगैरह एलेट कैसे के थे? लिए, हाँ जी हाँ जी, लेकिन एलेट के लिए थोड़ा ज्यादा एनालिटिकल था, तो वो और ध्यान से पढ़ना पड़ रहा था एग्जाम को। क्लैट पीजी से थोड़ा मुझे टफ लगा एलेट वाला। हम्म। काफी जगह कह रहे लोग कि एलेट वाला इस बार आसान आया था, पर मेरे को पर्सनली क्लैट से थोड़ा मुश्किल लगा। अब बाकी मैं तो अब नहीं हाँ, बता सकता किसी। नहीं वो देखिए, इट्स अ प्रोस्पेक्टिव, हर किसी का अपना अपना एनालिसिस होता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी जी मुझे थोड़ा सा एलेट का पेपर आसान लगा कंपेयर टू क्लैट, मेरा पर्सनल भी जी वही है। जी अब जी अगर जी जी बात थोड़ा सा इस पे भी हम लोग करते हैं अपना भाविक, कि एक जो कंपोनेंट होता है क्लैट पीजी के एग्जाम के अंदर वो होता है केस लॉस का। आपका उस पे क्या जी वो है कि केस लॉस जब कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, बिकॉज हर साल पैटर्न चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हाउ शुड वन अप्रोच दैट पर्टिकुलर, बट आपने उसको कैसे किया था? सर, केस लॉस के लिए क्लैट पीजी के लिए ही मैं एक, मतलब जैसे अगर मैंने परसेंटेज लगाई थी मैंने स्टार्टिंग में कि इस परसेंटेज के हिसाब से मैं करूंगा, आपका लगा लीजिए अराउंड 60% आपका फाउंडेशनल है। फाउंडेशनल नॉलेज आपको सब्जेक्ट की कितनी है हर चीज में। केस लॉज में भी कोई भी अगर लॉ डील हो रहा है, तो आप जैसे इस बार उन्होंने उस पर पूछा था, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का केस था, सुभाष देसाई वाला। तो उसमें अगर आपको कितनी नॉलेज है एंटी डिफेक्शन लॉ की, आपको पता है कि नहीं है, वो कौन से शेड्यूल में है कि नहीं है, उसके डिफेंसेस क्या होते हैं, उसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं, मर्जर और स्प्लिट में क्या डिफरेंस था। तो अगर आपका ये क्लियर था, तो आपको पहले ये बेसिक क्लियर करना है आपको पहला, कि अगर आपकी मतलब 60% आपकी फाउंडेशनल नॉलेज सही है, तो फिर आप आगे के 30% जो है वो आप रिसेंट देख सकते हो कि उसमें क्या इवॉल्व हुआ है। फिर आप रिसेंट देखो, और 10% आपको पैसेज से ही पढ़ना पड़ेगा। 10% आपको पैसेज के लिए भी रखना पड़ेगा कि आप पैसेज पढ़ के क्या समझ पा रहे हैं। केस लॉस की मेरी अप्रोच यही थी, जो भी केस लॉ देखा, अगर जैसे फॉर एग्जांपल यही केस लॉ देखा, सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का केस था ये। तो इसमें मैंने ये देखा कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में था, तो मैंने पहले एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा पहले अपनी। पहले बेरेक्ट से पढ़ा, शेड्यूल पढ़ा, उसके कौन से अमेंडमेंट्स आया था वो पढ़ा। फिर मैंने जीएन पांडे रेफर करी थी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बेसिक स्टैंडर्ड बुक है, मैंने उसी से ही करा था। कि हाँ। हो तो होला का केस था, वो मैंने उसका लैंडमार्क केस है इस पे, वो देखा। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर देखा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि कौन से केस को उन्होंने रेफर किया था। उन्होंने नाबम रेबिया को रेफर कर दिया था लार्जर बेंच को। तो वो नाम याद रखना, और उस केस में क्या कहा, किसको हटाया, विप क्या होता है, और ये सब होता है। तो फाउंडेशन पहले, फाउंडेशन स्ट्रांग करके फिर उस केस को देखना। मेरी अप्रोच ये थी सर। और बेसिकली देखा जाए तो केस लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप इस फैक्ट पे भी जा रहे थे कि इतने केस लॉ पढ़ रहे हैं, इतने केस लॉ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको उस तरीके का अप्रोच था, या फिर आपने बस बिना सोचे ज्यादा दिमाग नहीं लगाया इस चीज पे? सर, केस लॉज मैंने जितने भी सबसे पहले, जब मैं कवर करने पे आया, जब मैं सिलेबस कवर कर रहा था, तो उस टाइम तो मैंने सारे केसेस निकाले, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वाले मैंने सारे केसेस कर लिए। उसके बाद फिर मैंने 3 जज बेंच वाले किए थे। जितने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वाले थे मुझे पता था ये इंपॉर्टेंट है, जैसे जलीकुट्टी वाला भी इंपॉर्टेंट था, दिल्ली का जो केस था जीएनसीटीडी वाला वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था। और भी दो चार केस थे मुझे, मेरे को एक्सपेक्टेड था कि इस बार पीएमएलए से भी केसेस आएंगे, क्योंकि पीएमएलए से इस बार काफी सारे अच्छे जजमेंट्स आए थे इस बार सुप्रीम कोर्ट के। पर वो नहीं है, पर कोई बात नहीं। वो चीज है। हाँ और जी अच्छा, अब थोड़ा सा भाविक में एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन मतलब आपसे पूछूंगा कि जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिकली वो क्वेश्चन है जिसको कि बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली अगर वो ये सेशन देख रहे हैं तो उनको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर चाहिए कि भाई अगर हम लोग 2025 में क्लैट और एलेट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी साथ में कर रहे हैं, तो हमें कैसे करनी है? आपका टेक इस पे क्या होगा?
सर अभी एलेट और क्लैट का भी एक फायदा और हो गया है, क्योंकि अब एलेट से उन्होंने इंग्लिश हटा दी है, तो आप लॉ पे पूरी तरह से फोकस कर सकते हो। तो आप क्लैट और एलेट के लिए स्टार्टिंग में तो आप वही करें जो आप अपने सब्जेक्ट्स कवर करें, बेसिक स्ट्रांग रखिए। एलेट में मेरे ख्याल से सीपीसी थोड़ा एक्स्ट्रा आता है, जहां तक मुझे पता है कि सीपीसी थोड़ा एक्स्ट्रा आता है। क्लैट में इतना नहीं आता वो। तो आप सबसे पहले तो आप केस लॉ ही देखना शुरू कीजिए, केस लॉ देखते रहिए साथ साथ, और मेन अपना फोकस फाउंडेशनल पे रखिए। या फिर आप ऐसी अप्रोच भी कर सकते हैं, आपने केस लॉ देखा कि फॉर एग्जांपल XYZ केस लॉ आया, उसमें जो जो लॉ डिस्कस हुआ है आप उसको पढ़िए। आप या तो केस लॉ वाइज पढ़ सकते हैं, और अगर आप आपके पास टाइम है, अगर आप 2025 का दे रहे हैं 1 साल बाद, तो आप फाउंडेशन भी अपना पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। फाउंडेशन आगे जाके भी मदद करेगा, ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ इसी पेपर में काम आएगा, हर पेपर में काम आता है। तो फाउंडेशन आप उससे उस तरीके से भी कर सकते हैं। या फिर आप केस लॉ बेस्ड अप्रोच कर सकते हैं, कि अगर आज के एक केस लॉ आया, उसमें 167 सीआरपी से अगर डील किया है, तो आप 167 के बारे में सारा पढ़ लीजिए। और दूसरी अप्रोच ये है कि आप चैप्टर 12 उठाइए सीआरपीसी की, और इन्वेस्टिगेशन आप 154 से ऐसे पढ़ना चालू कर दीजिए एंड तक। ये दो अप्रोच है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको सीरियस हो कि हाँ मुझे ये देना है, और थोड़ी नॉलेज भी चाहिए, तो फिर आपको मेन पढ़ना ही पड़ेगा, फाउंडेशन लॉ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये कि सिर्फ मुझे क्रैक करना है एग्जाम, तो फिर आप कर सकते हैं, फिर आप केस लॉ बेस्ड अप्रोच कर लीजिए, उससे भी हो जाएगा। लेकिन फिर आपकी है उससे आप, जहां तक मेरा, उससे आप फिर अच्छी रैंक नहीं ला पाएंगे अगर आप खाली केस लॉ के हिसाब से केवल चलेंगे केस लॉ पे नहीं होगा। विदाउट। हाँ जी, केस लॉ पे चलेंगे कि मैंने सारे 2023 या 24 के सारे केस लॉस कर लिए विदाउट हैविंग नॉलेज इन द फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स, तो वो फिर नहीं चल पाएगा। रैंक क्लियर कर लोगे, एलएलयू मिल जाएगा जहां तक मुझे लगता है, नहीं, लेकिन अच्छी रैंक नहीं आ पाएगी। वो नहीं आएगी, बिकॉज द हाँ पॉइंट जी। इज कि आप कर भी लोगे तो आप 65 66 तक ले आओगे, आराम हाँ से जी। आपका 100 200 में रैंक आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हाँ जी। हाँ जी। पीएसयूज के लिए आपको चाहिए टॉप 20 में, उसके लिए हाँ यू जी। हैव टू स्कोर मोर देन 75 80 के हाँ जी। आसपास आराम से, तो वो तो हाँ बहुत जी। हाँ जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सर वही जो अच्छा। डिफरेंस आ जाता है मार्क्स में, वो वहीं आता है कि जिसकी फाउंडेशन पे ज्यादा पकड़ है, जिसको पता है कि अगर कोई अरेस्ट पे उन्होंने घुमा के क्वेश्चन दे दिया फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि अरेस्ट के आपने, पता है कि अरेस्ट में कितने घंटों में प्रोड्यूस करना होता है, क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं अरेस्ट के, कब कर सकता है कब नहीं कर सकता, तो अगर आपने वो चीज नहीं भी पढ़ी है, और अगर आपने वो वाला केस नहीं भी पढ़ा है, तो भी आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि लॉ तो सेम ही है। लॉ तो उन्होंने वही अप्लाई किया होगा जजमेंट में हाँ। भी। अगर आप वो जजमेंट में भी अपना अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा है तो। पॉइंट है। जी। और जैसे भाविक, मैं ये आपसे पूछूं कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपने जी क्या रिसोर्सेज मटेरियल क्या यूज करा पढ़ाई करते हुए, उसके बारे में आप क्या बताओगे? सर, मैंने केस लॉस के लिए स्टैंडर्ड लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच एंड एससीसी ऑनलाइन से ही पढ़ा था। एससीसी ऑनलाइन से मुझे काफी मदद मिली, क्योंकि उसके मुझे ब्लॉग्स वगैरह काफी अच्छे लगे एसएससी ऑनलाइन के। एंड जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स थे उनके पास, क्योंकि मैं जुडिशियल प्रिपेयर कर रहा, तो मेरे पास सबकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स थी। जेएन पांडे थी, केलकर थी। लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें आपको टाइम नहीं मिलता पूरी बुक पढ़ने का। तो मैंने एके जैन से भी पढ़ा हुआ है, एके जैन की, जिसको यहाँ पे दुक्की कहते हैं दिल्ली में। दुखी क्या थे? हाँ जी, तो मैं उससे भी पढ़ा, उससे मैंने कवर किया है। कंपनी लॉ मैंने उससे पढ़ने की कोशिश करी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मैंने दुक्की से कवर किया था। तो मैंने उसी हिसाब से किया था सर। बाकी बुक्स वगैरह मेरे पास, और एक आप अनसॉल्व पेपर ले लीजिए जरूर, हम्म। क्लैट के, एलेट के, अनसॉल्व सॉल्व कोई से भी ले लीजिए, और उनको कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको गाइड की जरूरत है फॉर स्मॉल स्मॉल सब्जेक्ट जैसे इन्वायरमेंट लॉ, लेबर लॉ, अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इनको डिटेल में कवर कर सकते हो, तो आप गाइड ले लीजिए, सिंगल्स की आती है। हम्म। वो इतनी काफी बल्कि बुक होती है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। तो अगर आप उनमें फाउंडेशनल भी ना कवर करके अगर छोटे छोटे सब्जेक्ट भी कवर करना चाहें, तो उसमें कवर कर सकते हैं फिर। हाँ, बेसिकली छोटे सब्जेक्ट्स के लिए सिंगल्स इज गुड, बट बाकी बड़े सब्जेक्ट्स के हाँ लिए तो जी। आपको थोड़ा सा बड़ी बुक ही रेफर करनी चाहिए। ये तो एक हाँ जी। फैक्ट हाँ है। जी। वो फैक्ट है। आप ऐसा ना करें कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एमपी जैन पे ना जाए, जेएन पांडे हाँ, सफिशिएंट है। जैन पांडे एमपी जैन सफिशिएंट है। फिर हाँ, 1 साल बहुत आप बल्कि। वही पढ़ते रह वो जाएंगे फिर एमपी आप जैन। रिसर्चर बन जाओगे, फिर आप वो को पढ़ाई नहीं कर पाओगे कॉम्पिटिटिव लॉ एग्जाम की सिंपल सी बात कॉम्पिटेटिव एग्जाम से नहीं निकलेगा सर, उसको याद ही नहीं रहेगा उसमें कि है। एमपी जैन में उस पढ़ा क्या है, इतने पेज हैं सही। उसमें। और बाकी वैसे भाविक, अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रैक्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोनों एग्जाम्स का, एलेट और क्लैट दोनों का, तो आपका इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो है कि मॉक पेपर्स की इंपॉर्टेंस और कितना प्रैक्टिस आपको उसके लिए जरूरी है? सर मेरी जो अप्रोच थी, मॉक पेपर में दिन का एक लगाता था। हम्म। दिन का एक मॉक पेपर में लगाता था, जैसे मैंने कोर्स लिया, संभव लॉ से लिया था मैंने टेस्ट सीरीज और केस लॉ वाला। तो हम्म। मैं कोशिश करता था कि एक केस लॉ वाला नोट्स पढ़ लूँ अपना ब्रीफ,
एंड एक मॉक टेस्ट लगा लूँ, किसी भी टाइम लगाऊं, चाहे सुबह सुबह लगाऊं, शाम को लगाऊं, रात को लगाऊं, लेकिन कोशिश करता था लगाने की। तो वही मेरी अप्रोच थी कि दिन का एक मॉक टेस्ट तो मैं एटलीस्ट लगा ही लूं। लेकिन कभी कभार मिस भी हो जाता था, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन काम चल गया। मिस भी हो जाता था, लेकिन अप्रोच यही सबसे सही है, ये अप्रोच है कि आप दिन का एक टेस्ट तो दे दी, दिन का ये एक भी मॉक बात तो देना ही सही है। चाहिए मॉक देना चाहिए, बिकॉज आपको उससे क्या होता है, एग्जाम। एक प्रैक्टिस बनती है हाँ जी। थोड़ी सी। हाँ जी, और वो आपको उसी एटमॉस्फेयर में देनी चाहिए कि जैसे एग्जाम होगा। ये नहीं कि आप लेटे लेटे बेड पे आपने एक मॉक टेस्ट दे दिया फोन में, वहां से मैसेज आ रहे हैं, वहां से कोई बोल रहा है, ऐसे ऐसे मतलब मेरे लिए वर्क नहीं करता। क्या पता किसी और के लिए कर जाए, मेरे लिए वर्क नहीं कर पाता। नहीं, वो सही तरीका भी नहीं है, बिकॉज उसमें क्या है कि आपका हाँ दिमाग जी। वाले टाइम ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, आप क्या मॉक पेपर लगाओगे, क्या जी वो जी करोगे, तो सीरियस तो आप हो नहीं जी पा रहे हो उससे, तो अच्छी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं जी भाभी जी एक चीज ये भी जो दिमाग में आती है व्हेन इट कम्स टू क्लैट पीजी एंड एलिट पीजी दोनों का, कि अगर मान लो टाइम मेरे पास अब नहीं बचा, मेरे को एक महीना बाकी है, ठीक है, अब मेरे को प्रिपेयर करना है, अचानक जी। से एकदम से नींद खुली मेरी, तो आप अगर अपना वर्जन दोगे कि आपको अगर प्रिपेयर करना है तो आप कैसे करोगे, इफ आई जस्ट आस्क दैट? सर फिर मैं सिर्फ केस लॉज उठाऊंगा, क्योंकि आप एक महीने में फिर आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे पीएसयू के लिए रैंक लानी है। आपको एक महीने में अगर आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि मुझे मैक्सिमम आपको टॉप 5 एलएलयू मिल जाए, आपका ये टारगेट हो सकता है। आप एक महीने में ला सकते हैं, टॉप 5 एलएलयू के लिए रैंक हाँ, आप ला सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं। बड़ी बात नहीं है, हाँ लेकिन आपको लाएंगे। फिर केस लॉ बेस्ड अप्रोच ही करनी पड़ेगी आपको, कि आप केसेस उठाइए। लाइव लॉ में काफी सारे डाइजेस्ट आते हैं, क्रिमिनल लॉ डाइजेस्ट, सिविल लॉ डाइजेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डाइजेस्ट। तो उनको उठाइए, उनमें आपको जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो करिए। और उसमें जो जो डिस्कस हो रहा है, लॉ अमेंडमेंट, कोई स्टैच्यूट डिस्कस हो रहा है, लेजिस्लेशन डिस्कस हो रही है, किसी उसका ऑब्जेक्ट डिस्कस हो रहा है कि ये फॉर एग्जाम्पल अगर जेजे एक्ट 2000 का था, तो फिर 2015 लाने की जरूरत क्या पड़ी? आर्बिट्रेशन एक्ट अगर 1940 का था तो 1986 लाने की क्या जरूरत पड़ी? अगर ये जजमेंट में दे रखा है तो वेल एंड गुड है, आप उस जजमेंट में से पढ़ लीजिए। ये वेस्ट नहीं जाएगी नॉलेज, वैसे भी आपको नहीं पता नहीं हो, नहीं, जनरली पता पता भी होगा। होना चाहिए अगर आप लॉ में हैं तो। हाँ, और वैसे हाँ जी। भाभी अगर देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका कि समझ लो जस्ट आउट ऑफ कॉलेज है, फ्रेश अभी निकले हैं और अभी जरा लॉ पे पकड़ नहीं है, कुछ का तो ऐसा होता है कि कोविड लॉकडाउन में कॉलेज हुआ तो बेसिक फाउंडेशन क्लियर ही नहीं जी है, सर। उनको लेकर आप क्या कहोगे? सर कोई दूसरा तरीका नहीं है, आपको फाउंडेशन सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पड़ेंगे। हाँ। कोई वो नहीं है कि आप नहीं, बिना उसके करे आप कुछ कर लें। मतलब फाउंडेशन बेसिकली आपको अगर करना ही एक पड़ेगा। मंथ, अगर 1 मंथ अप्रोच के हिसाब से हम लोग बात करें तो आप क्या कहोगे? सर 1 मंथ अप्रोच पे आप केस लॉस तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसका कोई आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। टेस्ट सीरीज जितनी लगा सकते हैं आप टेस्ट सीरीज लगाइए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में सामने वाले ने आपको बता के दे रखा है कि ये केस इंपॉर्टेंट है, उस पर उसने 20 सवाल ही बना रखे हैं। तो अब 20 सवाल में से अगर आपको मान लें दो भी आते हैं, लेकिन जब आपको आप उसको टेस्ट करोगे कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, 18 गलत है, दो सही है, तो फिर आपके वो 18 पेपर में गलत नहीं होंगे, अगर आप सही से उसको एनालाइज करोगे तो। दो आपने सही किए वो तो आपको पता ही है कि ये सही है, फिर वो 18 जो है वो आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपको याद रहेगा कि यार ये नहीं है, ये है, यहाँ गलती हो गई। तो वो आपको याद है। आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और ज्यादा से ज्यादा केस लॉ आप जितने पढ़ सकते हैं वो। हाँ, ये बात आपकी सही है, और इसमें भी ये होता है कि अगर थोड़ा सा टाइम बचे, एज एज आई थिंक कि जी। अगर फाउंडेशन अगर आप बेसिक बेसिक ही कर पाओ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का, आईपीसी आईपीसी एविडेंस का, तो वो जी भी बीच बीच में थोड़ा सा कर लेना चाहिए ताकि ब्रशअप आपका थोड़ा सा एक बार हो जाए। वो भी एक चीज़ है। हाँ जी। हाँ जी सर जी। वो भी, और बाकी वैसे बाकी जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स है, इनमें से जैसे कॉन्स्टिट्यूट में आप पार्ट 3 पार्ट 4 कर लीजिए, जहां से आपको पता है कि सवाल बनेगा ही बनेगा। बनेगा अगर बनेगा, आपके हाँ। पास टाइम कम है, पार्ट 3 पार्ट 4 इमरजेंसी, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब से आप पढ़ सकते हैं। इनमें ऐसे बहुत टाइम नहीं लग जाएगा, अगर आप ऊपर ऊपर से देखना चाह रहे हैं। अगर आप एक महीना ही बचा है आपको और आप सीरियस है अब एक महीने में, तो एक महीने में हो सकता है, ऐसा नहीं है। हम्म। और बेसिकली ये होता है कि आपको टाइम अपना मैनेज करके चलना है अच्छे से, करीब दिन का फिर काफी टाइम आपका पढ़ाई में जाएगा, फिर ये तो पॉइंट है। जी 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 सर जी। आपने भी एक वीडियो बनाई जहाँ तक मुझे याद है, आपने एक स्टडी प्लान दिया था मेरे ख्याल से, इसमें 8 से 10 घंटे आपने बोला ही था कि उससे आठ से कम दस में घंटे तो अगर नहीं आप नहीं होता है। पढ़ पाओगे तो नहीं तो हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। और वैसे भी भाभी जैसे एक चीज और भी होती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं कुछ, जैसे मतलब एक बात होती है कि जब पेपर देने गए तो तैयारी चलो एक तरफ करा था, लेकिन पेपर में जब अचानक से देखा कि यार इतना लंबा पेपर आ गया, अरे ये हो गया, तो वो जो एक पैनिक होता है ना, वो पैनिक सिचुएशन, और जो एक होता है कि चाहे कोई भी पेपर का वो हो, मुझे उसको देना है, वो चीज अगर आप स्टूडेंट्स को बताओगे कैसे मतलब किया जा सकता है, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सर एग्जाइटी तो नॉर्मल है, सबको ही नेचुरल है, सबको होती है, लेकिन एग्जाम में जाके फिर आपके पास ये
लग्जरी नहीं है कि आप वहां जाके आप पैनिक कर सकें। आपको उसके लिए ज्यादा ज्यादा आप मॉक टेस्ट दीजिए पहले, जिससे आपको पता हो कि एग्जाम एग्जाइटी होती है, टाइम पे पेपर खत्म करने का मतलब ये होता है। आप वो दीजिए, और वहां जाके फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप वहां जाके, टू बी ऑनेस्ट, अगर वहां जाके आप देखोगे कि क्या है, मुझे एग्जाइटी हो रही है, पैनिक हो रही है, तो बाकी लोग साइड में बगल वाला बैठ के तो कर ही रहा है अपना एग्जाम, हम्म। उसका हो जाएगा। आप पैनिक में ही रह जाओगे। हम्म। तो इसकी जो अप्रोच यही है कि आप ज्यादा ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। और बाकी मैं जो कॉलेज से निकला उसके लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि मैं एग्जाम दे रहा हूँ काफी टाइम से, तो हाँ, शायद तो मेरा आपका थोड़ा एक एक थोड़ा सही है प्रैक्टिस इसमें। का भी वो होता है। बाकी जो नए हाँ लोग जी, हाँ हैं, जो जी। नए स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा उनके लिए डेवलप करने में थोड़ा सा उनको टाइम तो लगता है। इसीलिए मैं भी कहता हूँ कि हाँ जी, तो अगर पीएसयूज को हाँ आप जी, टारगेट कर रहे हो तो थोड़ा सा एक आध हाँ जी। अटेम्प्ट लेके आराम से करो, एकदम से नहीं तो होगा। उनके लिए ये किया, अगर आप फिफ्थ ईयर के बाद शुरू मत करो, फिफ्थ ईयर तक आप ऐसा कर लो कि फिफ्थ ईयर को आप, कि आपका मतलब सब कुछ तैयार है, आपको बस सिर्फ एग्जाम देना है। आप फिफ्थ ईयर के बाद अपनी तैयारी मत शुरू करो कि फिफ्थ ईयर के बाद अब मैं सोचूंगा मैं ये करूंगा। फिफ्थ ईयर में ही आप अपना सिलेबस कवर करना शुरू कर दिए धीरे धीरे। फिफ्थ ईयर में, फोर्थ ईयर में साथ साथ पढ़ते रहिए, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, कोई बात नहीं। पर ये सब चीजें बोलने में आसान है, करने में बहुत नहीं, मुश्किल होती करना है, मेरे को बहुत भी बहुत कठिन है, मुश्किल होती बिकॉज इस सब में एक सबसे बड़ी बात बात होती है, वो होता है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, दो चीजें। और है। वो अगर आपके अंदर है तो आप ऐसा कोई दुनिया में एग्जाम नहीं जो आप क्रैक नहीं कर सकते। बस इट्स जस्ट दैट कि कभी लक, कभी जी सर्कमस्टांस, जी कभी जी कुछ कभी कुछ। तो वो एक मिक्सचर होता है पूरे उसका। अच्छा, फाइनली अगर मैं भाविक जी आपसे सर एक जी। चीज आके ये पूछूं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका कि पेपर नहीं सही गया, और अब कहीं ना कहीं मन में एक निराशा आता है, दुख आता है कि यार मेरा पेपर नहीं अच्छा गया, काश मैंने ये सही कर दिया होता, काश मैंने उस टाइम वो कर दिया होता। उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? सर उनके लिए मैसेज यही है कि आप करते रहिए, दोबारा करिए। अगर आपको क्लैट ही देना है तो आप दोबारा तैयारी करिए। अगर आपको क्लैट नहीं देना है तो बाकी एग्जाम्स है इतने सारे, सीयूईटी दे सकते हैं आप, और आईआईटी खड़गपुर का आएगा मेरे ख्याल से। आप बाकी जो बैंक्स के ऑफिसर होते हैं, सेबी का, आरबीआई का, इनका एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको जुडिशरी में इंटरेस्ट है, जुडिशरी में दे सकते हैं। क्योंकि एक साल अब आप रोने का टाइम नहीं है, क्योंकि एक साल आप फिर आप रोए और फिर बोले कि यार अब पेपर नहीं हुआ, अब क्या करूं। तो आप एक साल बैठ के रो नहीं सकते। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, उसके बाद तो काम करना ही पड़ेगा, कोई नहीं पूछेगा 3 दिन बाद कि क्या दुनिया हुआ। मतलब दुनिया नहीं रुकेगी आपके लिए, सिंपल सी बात ये है। ये कोई पॉइंट नहीं पॉइंट रुकता है। था। कोई नहीं रुकता है तो वो तो एक पॉइंट ऐसा हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, दुख लगता है, वो होता है, लेकिन उसको एक जी लेसन की तरह लो, उससे अपनी गलतियों से सीखो क्या गड़बड़ करी, और उसको बढ़ के फिर आगे आ जाओ। दैट इज द फंडामेंटल पॉइंट इस पूरे उसमें। जी सर अच्छा, जी फाइनली वैसे जी। भावे कब आपका आगे का अप्रोच क्या है? मतलब आप अब मतलब क्या एलएलएम के लिए जाने वाले हो कि पीएसयूज के लिए केवल आपने एग्जाम दिया था वैसे? सर मैंने क्लैट पीजी, तो मेरा टारगेट तो यही था पीएसयू का। हम्म। लेकिन और एलेट पीजी के लिए भी मैंने काउंसलिंग में है, अभी काउंसलिंग उसकी ओपन है, तो मैं एलेट पीजी का भी ऑप्शन है मेरे पास। लेकिन अगर मैं क्लैट, और मैं दिल्ली से हूँ, तो मेरा जहाँ तक मेरा जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स एलयू दिल्ली है। क्योंकि हम्म। यहाँ पे मैं क्रिमिनल लॉ में भी अपनी मास्टर कर सकता हूँ। हम्म। बैंगलोर में क्रिमिनल लॉ नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, मतलब बस कॉर्पोरेट एंड ह्यूमन राइट से ऑनर्स थी वाला वो। है उनका थोड़ा सा, कि आप जो चाहे वो ले जी सकते हो वहाँ तो। जी जी, थोड़ा इलेक्टिव है उधर, कि आप ये भी ले हाँ। सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, आप ये वही भी ले वही सकते हो। वही। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर है, हाँ। यहाँ पे मैं क्रिमिनल लॉ से कर सकता हूँ। मेरे दिल्ली में भी है, तो घर वालों के साथ भी रह सकता हूँ मैं। वो क्योंकि बात भी काफी सही टाइम है। मैं घर से बाहर भी रहा हूँ। तीन चार साल तो में घर से बाहर रहा हूँ। 3 4 साल नहीं, 8 साल में घर से बाहर रहा हूँ, अरे तो अब बाप घर पे भी रह लूंगा। रे, घर पे भी रह लूंगा, नहीं सही है यार, बढ़िया है। हाँ जी, चलिए भाविक, थैंक हाँ यू वेरी जी। मच फॉर दिस और सेशन। आए। पीएसयू हाँ। के लिए मैं तैयार करूंगा, पीएसयू के लिए तो तैयारी हाँ, करूंगा। पीएसयू स्कूल डेफिनेटली डेफिनेटली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, और वैसे भी हाँ जी, भाविक, थैंक यू वेरी मच। मतलब आई होप ये जो सेशन पूरा है उससे जो स्टूडेंट्स जी को हेल्प मिला होगा फॉर एलेट एंड क्लैट दोनों, वो रहा होगा। आपकी जो भी आपने बातें बताई बिल्कुल टू द पॉइंट क्रिस्प बताया कि मतलब देखो यार, पॉइंट इज आपका फाउंडेशन पे कमांड अच्छा होना चाहिए, केस लॉज आपको पढ़ के चलना है, और मॉक पेपर्स, ये तीन चीजें जो होती हैं ये ही एग्जाम का सार है। इसके अलावा और ज्यादा देर इज नथिंग मच टू इट। बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। जी ये जी करो, जी एग्जैक्ट ये होगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये जी बहुत ही बढ़िया जी। मुझे वो लगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच भाविक फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।